दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण श्रृंखला सुपर 2020 कर रहे थे। आज इस श्रृंखला में हम लोग भारतीय न्यायपालिका की उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रावधानों को टॉपिक वाइज सिलसिलेवार हल करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो कृपया बेल आइकन को प्रेस करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे रियल टाइम में आपको हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम लोग युगांतरकारी प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालयों की स्थापना संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 214 और 231 दोनों में किया गया है। देखिए इसके पहले वाली सीरीज जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट किया था वो अवश्य देख लीजिए। इसके बाद में ही इसे देखिए तो ज़्यादा आनंद आएगा और ज़्यादा समझ में आएगी बातें। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रावधान किया गया है, मतलब वो स्थापना से संबंधित जो है इसमें 214 में भी प्रावधान है और 231 में भी है। तो देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान 214 तथा 231 दोनों में किया गया है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, जबकि अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगा। तो ये अनुच्छेद 231 में है। अब एक प्रावधान और है 241 में, जो है यूटीज में स्थापना कर सकता है। 231 में तो ये प्रावधान है कि दो से अधिक राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो है साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो महाराष्ट्र मुंबई उच्च न्यायालय है, उसमें दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये तीनों मिला करके जो है तीनों चारों मिला करके जो है उसके लिए मुंबई हाई कोर्ट बनाया गया है। तो ये 231 अनुच्छेद के तहत अंतर्गत है। संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? अब देखिए एकमात्र ऐसा यूटीज है, संघ शासित राज्य है दिल्ली, जहाँ पर 1966 में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी संसद द्वारा। अनुच्छेद 241, अब यहाँ पे 241 की शक्ति का प्रयोग करते हुए एकमात्र यूटीज दिल्ली के लिए 1966 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अनुच्छेद 241 के तहत संसद को यूटीज के लिए अलग हाई कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है। तो हमने क्या देखा, 214 में देखा कि प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा प्रावधान 214 में था। और 231 में देखा कि संसद जो है विधि द्वारा एक से अधिक, मतलब दो से अधिक राज्यों अथवा किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 231 में था। और 241 में क्या है, किसी यूटीज में संघ शासित राज्य में संसद जो है विधि बना करके एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। तो यहाँ पर 1966 में दिल्ली में इसीलिए हाई कोर्ट स्थापित किया गया है। तो ये दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित राज्य क्षेत्र है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो अब ये मतलब 7 यूटीज में सिर्फ, अब तो खैर यूटीज और बढ़ गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, उसका अलग प्रावधान होगा। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए अभी एक उच्च न्यायालय जो है बढ़ा हुआ है, पहले 24 थे, लेकिन 2019 में जो है कुछ चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से अब उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है। अभी ये लेटेस्ट सूचना है, इसके पहले किताबों में तो आपको 24 ही मिलेगा, लेकिन देखते हैं इसका हम लोग जो है डिटेल। 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट मुख्य पीठ इसकी कहाँ बनाएगी? अमरावती में। 2019 में हालांकि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था पहले से ही 1924 में, लेकिन विभाजन से पहले ये जो है इस हैदराबाद में इसका मुख्यालय था। तो 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इसका मुख्य पीठ जो है अमरावती में बनाया गया मुख्यालय, और इसके अलावा एक और न्यायालय बनाया गया उच्च न्यायालय तेलंगाना हाई कोर्ट, इसका मुख्य पीठ हैदराबाद। तो देखिए अब यहाँ पर चूँकि हैदराबाद तो तेलंगाना राज्य में आ गया,
तो इसलिए जो है इसका पुनर्गठन करना आवश्यक था। तो इसीलिए इसकी स्थापना के साथ भारत में अब हाईकोर्ट की संख्या 25 हो गई है। हालांकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 1954 से ही स्थापित था, परंतु इसका मुख्यालय अमरावती स्थानांतरण करने से इसकी पुनः स्थापना हुई। ठीक है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 2019 में 2 हाई कोर्ट स्थापित किए गए। अब अगर इसके अनुसार, आंकड़े के अनुसार चले तो 24 पहले थे, अब 2 स्थापित हो गए तो 26 हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो पहले 1954 वाला जो आंध्र प्रदेश वाला हाई कोर्ट था, उसी का यहाँ पर पुनर्गठन किया गया है, क्योंकि उसका मुख्यालय चेंज करना था, हैदराबाद से अमरावती ले जाना था, इसलिए वो तो संख्या यथावत रहेगी। तो एक नया हाई कोर्ट बढ़ गया है तेलंगाना वाला, तो इसलिए अब हाई कोर्टों की संख्या हो गई 25। ध्यान रखना। उच्च न्यायालयों के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो उच्च न्यायालयों के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 216 में किया गया है। देखिए 214 में हमने देखा कि राज्यों में एक मतलब हाई कोर्ट होनी चाहिए, ये स्थापना की बात थी, और गठन यहाँ पर अलग से 2016 में किया गया है। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि वहाँ पर स्थापना और गठन एक ही अनुच्छेद में था। तो ये पहला वाला वीडियो अवश्य देख लीजिए। अनुच्छेद 216 के तहत हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश। अब इसका गठन कैसे होगा? गठन मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका ढांचा कैसे होगा? तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। एक कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के इसका ढांचा तैयार होगा। अब उच्च न्यायालयों के लिए अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, तो उसमें तो एक मतलब एक संख्या मतलब अभी इस समय तो निश्चित है फिलहाल, लेकिन उसमें भी संसद परिवर्तन करती रहती है। तो यहाँ पे राज्यों में मतलब उसके राज्य की पॉपुलेशन के आधार पर, राज्य के मतलब उसका क्षेत्र के आधार पर जो है, क्षेत्राधिकार के आधार पर उसमें संख्या रखी जाती है, निश्चित की जाती है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किनकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा इनकी संख्या में परिवर्तन भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है तो इनकी संख्या में भी राष्ट्रपति परिवर्तन करता है। ठीक है, नोट देखिए, यहाँ हमने लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन दोनों अनुच्छेद 124 में दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में स्थापना और गठन दोनों एक ही अनुच्छेद में दिया गया 124 में, लेकिन हाई कोर्ट में गठन का प्रावधान अलग से दिया गया है और स्थापना का प्रावधान अलग से दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसीलिए हमारा संविधान बहुत विशाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब देखिए राज्यों का भी अलग जो है मतलब प्रावधान किया गया है। संविधान में जो है राज्यों को अलग से जो है उसका पूरा विवरण दिया गया है, उसके लिए पूरा एक अलग से जो है अनुच्छेद तैयार किए गए हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं अर्हताओं का प्रावधान अनुच्छेद 217 में किया गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब अनुच्छेद पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन मुख्य मुख्य अनुच्छेदों उन्हें याद रखना है। हमने तो यहाँ पे ज़्यादातर अनुच्छेद डाल दिए हैं, लेकिन अगर इनको सरसरी निगाह से आप देखेंगे और 2 बार कम से कम वीडियो को देख लेंगे तो याद भी हो जाएंगे। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं अर्हताओं का प्रावधान अनुच्छेद 217 में किया गया है। दूसरा है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपालों के परामर्श से किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि राज्यों में जो हाई कोर्ट हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो उनकी नियुक्ति का प्रावधान सबसे पहले समझ लीजिए 217 में किया गया है। नियुक्ति और अर्हताएँ मतलब कौन व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में जा सकेगा। तो इसके लिए अर्हताएँ जो है वही हैं, जैसे कि हमने हालांकि कल वाले मतलब कि इसके पहले वाले लेक्चर में जो सुप्रीम कोर्ट वाले में देखा था कि वहाँ पर हमने बताया था कि जो है लगातार कम से कम जो है किसी राज्य के न्यायालय में जो है हाई कोर्ट में जो है वो व्यक्ति जो अर्ह होगा, जो इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, और हाई कोर्ट में भी लगभग सेम कंडीशन है, 5 वर्ष तक जो है वो जज रहा हो, और अथवा 10 वर्ष तक वो लगातार किसी न्यायालय में एडवोकेट रहा हो। ठीक है, तो वही प्रावधान यहाँ भी है हाई कोर्ट में भी। तो अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए वहाँ भी देखा था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता था। अब यहाँ राज्यपाल ना करना, हाई कोर्ट ये राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसकी परामर्श से? मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
और जो देश का मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई है उससे सलाह मशवरा करता है, और इसके अलावा राज्यों के परामर्श से, वो राज्यों के राज्यपालों के परामर्श से। ठीक है। अब जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है, जिस राज्य के हाई कोर्ट में, तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। तो ये तो हो गया मुख्य न्यायाधीश से संबंधित। और जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब यहाँ पे एक व्यक्ति और बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति तो जो है करेगा ही, तो ये सीजीआई से तो सलाह लेगा ही, राज्यपाल से तो लेगा ही, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ जो है मुख्य न्यायाधीश भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों सही हैं। उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ भी की जाती है, वहाँ भी की जाती थी, हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में भी। इसीलिए दोनों को साथ में देखिए, लगातार देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट दोनों में की जाती है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। जहां सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 126 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति करता है, वहीं हाई कोर्ट में अनुच्छेद 223 के तहत, अनुच्छेद याद नहीं रखना है, ये वाला याद रखिए, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, के तहत राष्ट्रपति कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति करता है। सीजीआई ने सीजे की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राज्यों में नियुक्त करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। ठीक है। 7वां प्रश्न है, हाई कोर्ट में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन है अगर हाई कोर्ट में, तो कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 224 के तहत अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यहाँ पर एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 224 के तहत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर काम ज़्यादा है तो, ऐसा लगता है तो करेगा। और दूसरा है, हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति या उसके कार्यकारी सीजे यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 224 के तहत कार्यकारी न्यायाधीश यानी एक्टिंग जज की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति होने पर या फिर जो कार्यकारी सीजे अगर उसको बना दिया जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी सीट तो वहाँ रिक्त हो जाएगी, तो वहाँ पर फिर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करने का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। और तीसरा यहाँ पर प्रावधान है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अनुच्छेद 224 के तहत उसी या किसी अन्य हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। वहाँ भी करता था, सुप्रीम कोर्ट में भी, यहाँ 224 के तहत करेगा। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अगर कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, ठीक है, उसी न्यायालय का, मतलब उसी हाई कोर्ट का या किसी दूसरे राज्य के किसी हाई कोर्ट का, तो उसे बुला सकता है, कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। तो ये तीनों कथन सही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। देखिए, वहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर तदर्थ नहीं, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। जबकि हाई कोर्ट में अनुच्छेद 224 के तहत अपर न्यायाधीश नियुक्त। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 128 के तहत, जबकि हाई कोर्ट में अनुच्छेद 224A के तहत, यानी कि ये बड़ा लिखा है ना, तो ये संशोधन हो गया, 15वां संशोधन के तहत सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये पहले मूल संविधान में नहीं था। 128 वाला सुप्रीम कोर्ट में तो था, मूल संविधान की सेवानिवृत्त जज को जो है नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। वहाँ पर सीजीआई करता था। ठीक है, तो यहाँ पर सेवानिवृत्त जज को 224A के तहत भी जो है सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व जो है अनुमति से, राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद, ठीक है, राज्यपाल नहीं होगा, ध्यान रखना, राज्यपाल तो इसमें नहीं आएगा। राज्यपाल सिर्फ परामर्श देता है, अगर इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उनकी पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के तहत हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो हटाए जाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन है जो कि गलत है। विधानमंडल में पारित संकल्प से राज्यपाल द्वारा, तो राज्यपाल नहीं हटा सकता है। विधानमंडल में पारित संकल्प से राष्ट्रपति द्वारा, अब विधानमंडल दे दिया है ना, संसद होता तो मान लेते।
और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये भी नहीं होगा। तो जो अनुच्छेद 124 में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया यहाँ पे लागू की जाती है। वो प्रक्रिया थोड़ा सा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भांति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी 2 आधारों पर, कौन कौन से, सिद्ध कदाचार हमने देखा था, जो मिसबिहेवियर था उसके आधार पर, और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन से, यानी प्रत्येक सदन से ये विशेष बहुमत द्वारा उसी सत्र में राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। मतलब जिस सत्र में ये पारित हो दोनों सदनों से, उसी सत्र में राष्ट्रपति भी अगर उस आदेश को जो है अनुमति दे देता है, तभी जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कुछ किताबों में तो मिल जाता है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। इनको हटाने के लिए हटाने की प्रक्रिया ही विहित की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ यहाँ पर राज्यपाल दिलाता है। देखो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था जो है राष्ट्रपति दिलाता था, राष्ट्रपति अथवा कोई उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी, कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी वो दिलाता था। लेकिन यहाँ पर जो है राज्यपाल की नियुक्ति में ज़्यादा अधिकार नहीं है, नियुक्ति में सिर्फ परामर्श देता है, लेकिन शपथ दिलाने के लिए अब उसको राज्यपाल को जो है शपथकर्ता बना दिया गया है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाया जाता था, अनुच्छेद 124 के तहत। वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, और ये शपथ का जो प्रारूप है, शपथ का प्रारूप जो है वो किस में है? अनुसूची 3 में है। शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है, दोनों का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का भी और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी प्रारूप अनुसूची 3 याद कर लो। पहले वाले हमने जो वीडियोस बनाए हैं उनमें बताया है अनुसूचियों में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, सारे अनुसूचियों के बारे में बताया। ठीक, उसे देख लेना आप। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन को निर्धारित करता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन को निर्धारित करता है तो ये संसद करता है। देखिए यहाँ पर विधानमंडल को अधिकार नहीं है, वेतन का निर्धारण भी जो है संसद करता है। तो जहाँ अनुच्छेद 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है, वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भी अनुच्छेद 221 के तहत संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है, परंतु इनके वेतन राज्यों की संचित निधि पर, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। समझे? अनुच्छेद 221 के तहत संसद विधि द्वारा जो है इनकी वेतन और भत्ते निर्धारित करता है। ठीक है, लेकिन इनको वेतन भत्ते कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कहाँ दिया था? भारत की संचित निधि से। लेकिन पेंशन ध्यान रखना, इनके पेंशन जो है, चूँकि रिटायरमेंट अब ये कई राज्यों में, चूँकि ये किसी एक राज्य के बंधे हुए तो है नहीं, इनको एक राज्य से किसी और राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट भी बुला लिया जाता है। तो इसलिए जब ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद इनका पेंशन कहाँ से बनता है? भारत की संचित निधि से। तो ये ध्यान रखना। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति भारत की CJI से परामर्श करके करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है स्थानांतरण। ठीक है, अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति CJI से परामर्श करते हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण करेगा। इसके लिए 1999 के अधिनियम द्वारा भारत का CJI 4 न्यायाधीशों से विचार विमर्श करता है, जिसमें दोनों हाई कोर्ट के CJ शामिल रहते हैं, दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल रहते हैं। यानी कि जहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना है और जिस हाई कोर्ट में जाना है, उस हाई कोर्ट के दोनों के मुख्य न्यायाधीश, उनसे उस 4 न्यायाधीशों में 2 वो शामिल होते हैं और 2 अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इन 4 न्यायाधीशों से विचार विमर्श करके जो है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो है सलाह देता है, परामर्श देता है कि आप जो है ट्रांसफ़र करिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य नहीं आता है? देखिए गुवाहाटी में अभी 2013 में तो 7 राज्य आते थे गुवाहाटी न्याय हाई कोर्ट में, लेकिन 2013 में जो है 3 राज्यों के अपने अलग जो है हाई कोर्ट बन गए। तो अब सिर्फ जो है 4 राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये सबसे जो है बड़ा ऐसा हाई कोर्ट है अधिकार क्षेत्र वाला, क्षेत्राधिकार वाला, जिनमें अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार आते हैं। तो इसमें त्रिपुरा नहीं शामिल है। त्रिपुरा 2013 में इसका नया जो है
हाईकोर्ट बन गया है, तो इसलिए त्रिपुरा नहीं होगा। बाकी असोम शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, नागालैंड शामिल है और एक मिज़ोरम भी शामिल है। यहाँ पर दिया है मिज़ोरम, तो अरुणाचल प्रदेश, असोम, नागालैंड और मिज़ोरम, ठीक है। त्रिपुरा 2013 में इसका अलग जो है हाईकोर्ट बन गया। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में क्या है, अधिकार क्षेत्र और इसमें न्यायालय है। देखिए पुडुचेरी चेन्नई न्यायालय में आता है, पुडुचेरी किस में आता है, चेन्नई न्यायालय में। और लक्षद्वीप एर्नाकुलम केरल हाईकोर्ट में आता है। दादर नगर हवेली तथा दमनदीप ये मुंबई हाईकोर्ट में आता है। इसके अलावा मुंबई हाईकोर्ट में गोवा भी आता है। अंडमान निकोबार कोलकाता हाईकोर्ट में आता है। चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा में आता है और गोवा मुंबई हाईकोर्ट में आता है, ठीक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। ये ध्यान रखना, कौन है, गोविंद माथुर है। गोविंद माथुर 14 नवंबर 2018 से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। देखिए यूपी का जो है प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1866 को, और ये मूलतः आगरा में हुई थी। लेकिन 1869 में, कब, 1869 में इस हाईकोर्ट को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। और यहाँ सर्वाधिक 160 न्यायाधीशों का पद स्वीकृत है। 160 न्यायाधीशों का पद अभी स्वीकृत है। लेकिन वर्तमान में सीजे सहित, मुख्य न्यायाधीश सहित इस समय 103 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिसमें 102 तो अतिरिक्त हो गए और एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार, अब देखिए यहाँ क्षेत्राधिकार की बात करेंगे हम। परामर्शी क्षेत्राधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। परामर्शी का मतलब होता है राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व पर परामर्श मांगने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श देना, ये परामर्शी क्षेत्राधिकार है। तो ये सिर्फ अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सिर्फ हाईकोर्ट को प्राप्त है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सिर्फ हाईकोर्ट को प्राप्त है अनुच्छेद 227 के तहत, ठीक। इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायाधिकरणों का अधीक्षण किया जाता है। न्यायाधिकरण कौन से हुए, ट्रिब्यूनल्स, जैसे कि जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ऐसे ही तमाम ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो इनका अधीक्षण करना और अन्य न्यायालयों का अधीक्षण करना वो प्रशासनिक अधिकार में आता है। और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटें मतलब मूल अधिकार के लिए जारी कर सकता है। मूल अधिकार को बचाने के लिए, किसी का मूल अधिकार हनन होता है तो उसकी संरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मूल अधिकार के संरक्षण के साथ साथ अन्य जो है संवैधानिक, सांविधिक और कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है वो रिट जारी कर सकता है। इसीलिए इसका दायरा बड़ा है। वर्तमान में भारत में कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्राधिकार यानी यूटीज, यूनियन टेरिटरीज को छोड़ करके एक से अधिक राज्यों पर है। तो तीन ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके क्षेत्राधिकार, राज्यों की बात कर रहा है, एक से अधिक राज्यों पर है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज को छोड़ करके। तो ऐसे मुंबई हाई कोर्ट है जिसमें महाराष्ट्र, गोवा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है। और पंजाब हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जिसमें पंजाब और हरियाणा है। इसके पहले 2019 से पहले जब उसका हाई कोर्ट अलग बना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, तो उसके पहले भी दोनों के एक ही में कंबाइंड थे। जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की जो है अधिकार क्षेत्र थे, लेकिन अब दोनों अलग बन गए हैं। तो इसलिए अब 3 ही रह गए हैं। तो ये ध्यान रखना, संख्या भी पूछ लेता है कभी कभी। जबकि 6 ऐसे हाई कोर्ट और 3 तो ये हो गए, और 6 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य और यूटीज में भी है, यूनियन टेरिटरीज में भी है, ठीक है। तो वो हमने पीछे दे दिया है, वो देख लेना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी संविधान की व्याख्या का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अनुच्छेद 215 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है संविधान की व्याख्या कर सकता है। अगर कोई ऐसा प्रावधान आता है तो हाई कोर्ट भी संविधान की व्याख्या कर सकता है। और संसद, यहाँ तक कि राज्य विधानमंडल के अलावा संसद भी अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है, मूल ढांचे को जो है
खराब करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो हाई कोर्ट भी जो है उसे शून्य घोषित कर सकता है। ये जो है याद रखना। और अनुच्छेद 215 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय हमने बताया था पिछले वाले स्लाइड में क्या है। अभिलेखीय न्यायालय मतलब ये ऐसा जो है इसका क्षेत्राधिकार होता है कि इसके सारे निर्णय जो है वो रिकॉर्डेबल होते हैं, इसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है और फिर बाद में ये नज़ीर के तौर पे अधीनस्थ न्यायालयों में इसे प्रस्तुत किया जाता है अपनी सुनवाई के दौरान। अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, इन सब में नज़ीर के रूप में इसे पेश किया जाता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है और न्यायिक पुनर्वलोकन सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इसे भी प्राप्त है। अब न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है कि जो है किसी भी उसकी पुनर्समीक्षा करना किसी भी जो है एक तरीके से जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जो पढ़ा था आपने वही पूरा विस्तार से यहाँ है। तो इसलिए ये तीनों सही हैं, 1 2 3 ये तीनों सही हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ वकालत का कार्य कर सकते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का तो रिटायरमेंट के बाद कोई प्रावधान ही नहीं है वहाँ पर कहीं वकालत करने का या कहीं कुछ करने का, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद वकालत कर सकता है, वकालत या कोई भी कार्य कर सकता है। कहाँ पर? उस सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है अथवा उन न्यायालयों में कर सकता है जहाँ पर उसकी नियुक्ति नहीं रही हो, ठीक। तो इसलिए ये CB वाला सही होगा। इस तरीके से दोस्तों आज का ये सेशन हमारा यहीं पर अब समाप्त होता है और इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में और इसके साथ साथ में जो है अभी CAG रह गया उसका भी अध्ययन करेंगे। फिर आगे हम लोग जो है राज्यों के विधानमंडल का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से करते करते हम लोग जो है इसको बहुत जल्दी ही ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार। और हाँ, एक बार फिर से मेरा अनुरोध है आप सभी से कि कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।